मैं नवीन मेहता मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो केसेज होते हैं और वो केसेज जो होते हैं सेक्शन 138 के अंतर्गत, और ये क्रिमिनल केस इसको बना दिया गया है। पहले ये सिविल केस के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के थ्रू इसको क्रिमिनल केस बना दिया गया। इसी में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक केस आया जिसमें ये पाया गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म किया कि अगर चेक देने वाला चेक के पर जो है डेट अगर नहीं दिया है, और जिसको चेक दिया गया है वो चेक पर डेट दे के और बैंक में डाल दिया, और चेक डालने के बाद चेक बाउंस कर गया, तो जनरली ऐसा सिचुएशन होता है जब बाउंस करता है तो जो चेक डालते हैं, मीन्स जिसका मनी है और वो मनी अपना रिकवर करने के लिए चेक बैंक में डालते हैं, और बैंक में डालने के बाद जब ये बाउंस कर जाता है तो जो व्यक्ति इसको डालते हैं वो व्यक्ति क्रिमिनल केस स्टार्ट करते हैं, और क्रिमिनल केस स्टार्ट करते हैं सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। इसी में एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को मॉर्गेज रख के घर बनाने के लिए लोन लिया, और जिस फाइनेंशियल कंपनी ने इनको लोन दिया उसने इनसे जो है ब्लैंक चेक विथ साइन लिया। जनरल आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में या नॉर्मल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जब होती है तो जो फिनेंसर होते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोन देने का काम करता है, जिससे बोरोवर्स मीन्स बोरोवर से वो क्या करते हैं कि चेक ले लेते हैं सिक्योरिटी के रूप में, और फिर वो चेक बाउंस करवाते हैं और उस पर क्रिमिनल केस करवा चालू करते हैं। हालांकि ये पहले जो है सिविल केस के अंतर्गत आता था, और सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो है वो सिविल केस के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के थ्रू इसको क्रिमिनल केस में बना दिया गया। और इसी का फायदा होकर जो फिनांसर होते हैं, जो फिनांस प्रोवाइड करते हैं बॉरोवर को, वो क्रिमिनल केस करते हैं और फिर उसको जेल देते हैं, या फिर जो भी उनका है कि जो अमाउंट बाउंस किया है उतने का दूना जो है, या मीन्स 2 टाइम्स उससे अमाउंट रिकवर करते हैं। वो डिपेंड करता है कोर्ट क्या ऑर्डर देती है। इसी में एक, जैसा कि मैं बताया था कि एक फिनांसर एक बोरोवर को लोन दिया जमीन का मॉर्गेज पे, और लोन देने के समय एग्रीमेंट हुई, और एग्रीमेंट जब हुई उस समय में वो ब्लैंक चेक लिया विद साइन। लेकिन जो बोरोवर थे वो टाइम टू टाइम प्रॉपर टाइम पे फिनांसर को पेमेंट नहीं करते थे, तो फिनांसर ने उस चेक पे अमाउंट डाल के और डेट डाल के वो बाउंस करवा दिया। मीन्स अमाउंट डाल दिया और डेट डाल दिया और बैंक में उसमें डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बोरोवर के फंड में एक अकाउंट में फंड नहीं था तो ये बाउंस कर गया। तो जब बाउंस कर गया तो फिनांसर जो था वो जो है क्रिमिनल केस चालू किया, लेकिन क्रिमिनल केस जब चालू हुआ बोरोवर के ऊपर तो फिनांसर को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, मीन्स फेवर में जजमेंट नहीं आई, और ये जो है केस चली लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में। लेकिन जब फिनांसर को इसमें जो है सपोर्ट नहीं मिला, या फिनांसर के
सपोर्ट में ये केस का जजमेंट नहीं आया तो फिनांसर जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट गया। जिस समय में लोअर कोर्ट में केस चल रही थी उस समय में बोरोर जो है दलील दिया कि मुझे इंटीमेट करके मीन्स बिना इंटीमेशन का चेक उन्होंने बैंक में डाला जिससे कि चेक जो है बाउंस कर गया। उसकी लायबिलिटी बनती है और या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिनेंशियर का कि चेक पे अमाउंट डालना और फिर चेक पे डेट डालना का जो प्रक्रिया है या फिर सहमति बोरोर से लेना पड़ेगा। इसी को जो है एक वैलिड पॉइंट मानते हुए और फिर लोअर कोर्ट ने सेक्शन 87 को डिफाइन करते हुए जो कि 87 कहता है कि अगर चेक में किसी तरह का बोरोर जो चेक दिया है फिनेंशियर को और उसमें किसी तरह का मटेरियल इंस्ट्रूमेंटल उसमें अगर डेवलपमेंट होता है विदाउट सहमति बोरोर का तो वो चेक वाइड होगा मीन्स इनवैलिड हो जाएगा। इसी सेक्शन के बेसिस पे लोअर कोर्ट ने जो बोरोवर था उसके फेवर में जजमेंट दिया और जो फिनेंशियर था उसके अगेंस्ट जजमेंट हो गया। तो फिनेंशियर जैसा कि मैं बताया फिनेंशियर ये बॉम्बे हाई कोर्ट गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वहां के जो जज थे वो जो है डिफाइन किया सेक्शन 87 को क्योंकि डिफाइन करना जरूरी था क्योंकि 87 जो है एक तो सेक्शन 138 है ये क्रिमिनल लायबिलिटी को जो है डेवलप करता है। मीन्स कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति का अगर चेक बाउंस हो जाता है जो व्यक्ति उसको ड्रॉ किया है पेई के फेवर में तो ड्रॉवर जो है मीन्स ये जो है ड्रॉ करने वाला या चेक देने वाला व्यक्ति डिफॉल्टर कहलाएगा और उसके ऊपर कानून कार्रवाई होगी और ये कानूनी कार्रवाई जो होगी क्रिमिनल कोर्ट में या क्रिमिनल केस के रूप में होगा। जैसा कि मैं बताया ये पहले सिविल केस के रूप में चलता था। तो लेकिन डिफाइंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 87 को किया और कहा कि सेक्शन 87 कहता है कि अगर ड्रॉवर के बिना सहमति से या बिना इंटीमेशन से पेई मीन्स जिसको दिया गया है ड्रॉवी जो है अगर किसी तरह का चेंजिंग चेक में करता है और इसका पता या इनका इंफॉर्मेशन ड्रॉवर को नहीं है या जिस व्यक्ति ने इसको चेक दिया उसको नहीं है तो चेक जो है वॉइड कहलाएगा मीन्स इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हालांकि जो फिनेंशियर का एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि चेक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है इस पे इसलिए इसको कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं चेक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक पार्ट है उसी के बेसिस पे आपने केस चलाया है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है 3 चीज आते हैं। एक तो प्रोमिसरी नोट आते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कुछ देने का वो टाइमिंग के साथ में और फिर उसका प्लेस क्या होगा इस बेसिस पे देने का जो काम करता है वो प्रोमिसरी नोट कराता है। एक जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक व्यक्ति की सहमति से दूसरा व्यक्ति के यहाँ से अगर तीसरा व्यक्ति कुछ खरीद लेता है और पहला व्यक्ति जो सहमति दिया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जिस व्यक्ति से खरीदा गया कोई सामान है और सेकंड व्यक्ति जिस व्यक्ति ने खरीदा वो जो है
उसका लायबल नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सहमति दिया था लेकिन उस पे अप्रूवल नहीं किया था, या जिस व्यक्ति को बनाया गया कि ये पे करेगा या पेयर होगा, वो अगर सहमति नहीं देता है तो फिर जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा देने का। और तीसरा जो है चेक। चेक जैसा जानते हैं नॉर्मल लाइफ में हर व्यक्ति यूज करते हैं, कहीं न कहीं इसको यूज करते हैं, किसी न किसी टर्म में यूज करते हैं। तो कोर्ट ने इस चीज को पाया और कहा कि यहाँ पे फिनेंशियल जो किया कि अमाउंट लिखा और डेट लिखा, ये विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रॉवर था, मीन्स ड्रॉवर था। जो इसको ड्रॉ किया वो ड्रॉवर कहलाएगा, जो जिसके फेवर में किया ड्रॉ भी कहलाएगा। मीन्स बोरोवर जो था उसने ड्रॉ किया था चेक को, उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया ड्रॉवी के द्वारा, मीन्स फिनांसर के द्वारा, और ये चेक बाउंस करवाया गया। तो ये जो है इनवैलिड चेक था, हो गया, क्योंकि इन्फॉर्म किया नहीं गया। 87 जो रूल सेक्शन कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 87 क्लियर डिफाइन करता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा। उस चीज को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये इनवैलिड चेक था और इनवैलिड चेक के बेसिस पे केस नहीं चल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं, आप मीन्स कोई भी फिनेंशियर हो या कोई भी आदमी नॉर्मल लाइफ में किसी से आप चेक लेते हैं और विदाउट डेट वाला चेक लेते हैं, और इस पे अगर आप डेट डाल के बैंक में डालते हैं अपने हिसाब से, अगर बाउंस कर जाएगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, और जिसने ड्रॉ किया या जिसने आपको चेक दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वायलेशन ऑफ सेक्शन 87 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का होता है। इसलिए आप जब भी चेक लें किसी से, तो आप डेट और अमाउंट जरूर उस पर डलवाएं, तभी आप चेक लें। क्योंकि सिर्फ केवल सिग्नेचर करेंगे आप, मीन्स विदाउट कुछ सॉरी सिग्नेचर के साथ आप चेक लेंगे, उस पर डेट नहीं रहेगा और अमाउंट नहीं रहेगा, तो कई चीज डिफरेंस दिखेंगे। एक तो आप अमाउंट जो लिखेंगे तो डिजिट में लिखेंगे, वो चेंज हो डिफरेंट नहीं हो सकता है या कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। लेकिन आप जब वर्ड में लिखेंगे चेक पे, तो जो व्यक्ति लिखेगा उसका राइटिंग का स्टाइल, और फिर जो उसको ड्रॉ किया है मीन्स चेक किया है, उसका सिग्नेचर जो है उसका राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, आप मैच नहीं करेगा, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, आप जब डेट डालेंगे तो डेट का भी डिफरेंसेज होगा, राइटिंग का स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पर भी पता चल जाएगा कि आपने डाला है। और यहाँ पे स्पष्ट मैं बता दूं कि आप जब चेक का काम करते हैं और चेक का कभी आप काम करेंगे, तो इस तरह से कई डिफरेंसेज होता है। पहले क्या था नॉर्मल समय में, या आज से कुछ समय पहले, आज 5 से 6 साल पहले, कि चेक पे किसी तरह की गलती होती थी, तो जो चेक ड्रॉ किया है वो व्यक्ति उस व्यक्ति वहां पे या उस जगह पे कटिंग करके सिग्नेचर कर देता था, तो वो चेक जो है वैलिड चेक हो जाता था। देखते हो कि अमाउंट अगर गलत हो गया तो अमाउंट को कट कर दिया, फिर से अमाउंट लिख दिया उसके नीचे, या स्पेलिंग में कुछ गलत हो गया तो कट कर दिया, फिर से वहां पे रीराइट कर दिया, रीराइट करने के बाद सिग्नेचर कर दिया, तो वैलिड चेक हो गया। लेकिन अब जो है एज ए इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आप चेक जब ड्रॉ करते हैं, अगर किसी तरह का कटिंग हो जाता है, कोई मिस्टेक हो गया चेक के ऊपर ड्रॉ करने के समय में, तो आप जो है उस चेक को फिर से बनाना पड़ेगा, दूसरा चेक इशू करना पड़ेगा। आप
उस चेक पे कटिंग करके या कट करके करेक्शन नहीं कर सकते और करेक्शन करके साइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी चेक के रेगुलेशन में चेंज हो चुका है। इसलिए आप सिर्फ फाइनल इंफॉर्मेशन यही देना है कि जब आप किसी से चेक लेते हैं तो अमाउंट जरूर डलवाइए, उस पर डेट जरूर डलवाइए। अगर नहीं डलवाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक बाउंस का आपका हो जाएगा, ना कि जो ड्रॉ किया उसको या बोरोवर है वो। जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में ये जजमेंट दिया है, और ये जजमेंट बहुत ही रिमार्केबल और लैंडमार्क जजमेंट होगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इस चेक के थ्रू लगभग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का 80% बिजनेस लेवल पे, और फिर जो लोन देते हैं एक दूसरे को वो करते हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी चेक इशू करते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर कहीं मिस्टेक आप करते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।